नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय हमारे नौकर हैं। ये हमें जहन में घुसाना बहुत जरूरी है। बुनियादी बात यह है कि जो संवैधानिक पदों पे लोग आज बैठ गए हैं ईवीएम के जरिए, बुनियादी बात यह है वो हमारे वोटों से नहीं बैठे। जो वोटों में गिनती की चोरी करके बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं वो बेईमान हैं, क्रिमिनल्स हैं। ये बुनियादी बात है। मैं अभी अगले महीने से ये कोशिश करूंगा कि एसआईआर दिल्ली में लागू ना हो। उसमें अगर आप लोग साथ दोगे, दिल्ली के लोग साथ देंगे तो ये गैर कानूनी काम ही बंद होगा यहां से। दूसरा, अगर नहीं तो फिर वो मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। आप ये सोच रहे हो हम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देंगे, आपका नाम चढ़ा देंगे, वो नहीं चढ़ाएंगे। एक एक इंसान के लिए, एक एक घर के एक एक फर्द के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी पूरी। उसका मैं आपको पूरा एसओपी बना के दे दूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि बुनियादी लड़ाई जीतो आप, वो आसान है बनिस्बत इसके कि एक एक घर का एक एक आदमी। मैं आपको वो सब डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा, सब प्रोसीजर भी बता दूंगा, सारे सेक्शंस भी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में सब बना के दे दूंगा मैं आपको। लेकिन वो हर एक फर्द के लिए, हर एक इंसान के लिए आपको इंडिविजुअल लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि आप वो लड़ लोगे। उससे आसान तो मेरी बात सुन लो, मैं खत्म ही करा दूंगा एसआईआर। इसी किताब में लिखा हुआ है ना एसआईआर होनी नहीं चाहिए, इसी किताब में लिखा हुआ है। और इसी किताब में लिखा हुआ है जो पुरानी वोटर लिस्ट है, अगर एसआईआर नहीं होगी, एसआईआर नहीं होगी तो वही चलेगी। वो है ही, अभी तो हुए, इलेक्शन नहीं हुए थे अभी, वही चलेगी। उसमें अगर कोई शिकायत कर रहा है कोई, तो वो करके उसको आप एडजुडिकेट करो, उसके बारे में फैसला करो। ये है प्रॉपर तरीका जो इसी में किताब में लिखा हुआ है। ये थोड़ी कि हमें एक आदमी को पकड़ना है, पूरे के पूरे शहर को चोर बना दोगे एक चोर को पकड़ने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी की वजह से हो रहा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं कि लीडरशिप अपनी ठीक करो। बुनियादी बात यह है, अपनी लीडरशिप ठीक करने के लिए हम लोगों को ध्यान लगाना है। ये सब काम चुटकियों में होंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक से बढ़कर एक बहादुर आदमी पड़ा हुआ है, एक से बढ़कर एक ज़हीन आदमी पड़ा हुआ है। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात बता रहा हूं। लेकिन घोड़ों के सर पे गधे बैठे हुए हैं, तो होगा क्या? तो गधों के सर पे घोड़े बिठाने का काम है। उसके लिए आप लोग मदद करो। जामा मस्जिद ऐसी जगह है, पूरे देश में से एसआईआर और ईवीएम खत्म कराने की मुहिम यहीं से शुरू होगी। और इतने लोग काफी हैं। अगर आप कल से इस काम पे लग जाओ कि हमें बेदारी पैदा करनी है, इस चीज के लिए बुनियाद जड़ से बिठा देंगे इसे। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो सब बातें वो बोल रहे हैं वो गैर कानूनी बातें बोल रहे हैं। हमारे बड़े बड़े वकील, हमारे मतलब जो हमारी तरफ से बहस करने वाले हैं, और मैंने ये बातें बार बार पॉइंट आउट की हैं अपने वीडियो के जरिए। तो घूम फिर के हमें बुनियाद पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली 3-4 चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। सिटीजनशिप कोई नहीं छीन सकता किसी से भी। सिटीजनशिप हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। सिटीजनशिप हमारे सबके पास है। ये किसी ने बोली आपको बात? ये बुनियादी बात इसी किताब में लिखी हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी वोटर का नाम काटना है, डिस्क्वालीफाई किसी को करना है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। किसी को अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो 3 शर्तें जो हमारी बहन ने बताई थी। पहली, वो भारत का सिटीजन नहीं होना चाहिए। ये कौन ढूंढ के बताएगा? होम मिनिस्ट्री, सरकार का कोई इदारा। ये मैं नहीं, मुझसे आके कोई ये नहीं कह सकता कि आप सिटीजन हो या नहीं हो, ये साबित करो। ये गैर कानूनी है, अपराध है। लेकिन हमारे सबके जहन में जितने हमारे दानिशमंद लोगों ने यहां बात की, वो सब आपको ये बता रहे हैं कि हमें अपने आप को सिटीजन साबित करना है। ये क्यों? क्योंकि हमारे बड़े बड़े लोग हमारी जहनसाजी ऐसी कर रहे हैं। सिटीजनशिप अगर किसी की है, उसका वोट कट ही नहीं सकता। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मुझे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बीएलओज हैं, ईआरओज हैं, एआरओज हैं, उनको जेल जाने की जरूरत है अगर किसी का नाम, सही आदमी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा। पहली बात यह है, किसी सिटीजन का वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा तो बीएलओ और हमारे ईआरओज को, जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स जो हैं, जो एसडीएम लेवल के होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एआरओज हर जो तहसील में एक इंचार्ज होता है, उनको जेल भेजने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बुनियादी ड्यूटी जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, हम सबके तरफ से जो उनको हम अपना पेट काट के जो तनख्वाह देते हैं, जो हमारे नौकर हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और सजा हमें देंगे।
यह है समझने की बात। अब जो वोटर लिस्ट में जो एक्सरसाइज होती है ना, ये SIR नाम का लफ्ज, मतलब नाम की चिड़िया इस किताब में है ही नहीं। जो 2002 में हुई या 1950 के बाद जो 8 या 9 आप बता रहे हैं, वो स्पेशल रिवीजन हुई है। ये इंटेंसिव रिवीजन का तो नाम ही नहीं है इसमें। और स्पेशल रिवीजन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होती है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक हिस्से के लिए होती है। और कब होती है? जब इलेक्शन कमीशन कोई खास वजह बताएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये परेशानी है। इंटेंसिव वाले लफ्ज नहीं, सिर्फ स्पेशल रिवीजन। तो बुनियादी बात, हमारे एक भाई ने बुनियादी बात थोड़ी सी बताई है। बुनियादी बात यह है कि जो संवैधानिक पदों पे लोग आज बैठ गए हैं ईवीएम के जरिए, बुनियादी बात यह है वो हमारे वोटों से नहीं बैठे। जो वोटों में गिनती की चोरी करके बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं, वो बेईमान हैं, क्रिमिनल्स हैं। ये बुनियादी बात है। और ये जो आपने अभी हमें एडीएम साहब का लफ्ज हर एक ने बोला, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लेकिन उसके आगे मेरी गुजारिश भी सुननी चाहिए। साथ के साथ उससे पहले लगाना चाहिए एक लफ्ज, हमारे नौकर। एडीएम साहब, हमारे नौकर बहुत जरूरी है। सबसे पहला लफ्ज हम भूल जाते हैं, साहब साहब करके उनका दिमाग ही खराब कर दिया सबका। SHO साहब, कांस्टेबल साहब, फलाना साहब। अब वो साहब ही समझ रहे हैं अपने आप को, है नहीं। पहली चीज जरूरी है, अगर आपको किसी को भी साहब बोलना है, हमारा नौकर पहले लगाना सीखिए। ये मेरी गुजारिश आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं कर रहा हूं। हमारे नौकर, हमारे नौकर, हमारे नौकर 3 बार, और उसके बाद एडीएम साहब। और हमारे नौकर को जब यह नहीं पता था, जो एडीएम साहब हैं, जब उसे यही नहीं पता था, सॉरी उसे निकल गया, जब उन्हें यह पता ही नहीं था और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे नौकर बने। साहब बन सकते हैं वो, हमारे नौकर पब्लिक के सर्वेंट नहीं बन सकते। उनको वहीं आपको टेक टू टास्क करना था कि आपको इतनी भी अकल नहीं है। हमारे नौकर एडीएम साहब, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? हम आपके पास आए हैं, हम आपके मालिक हैं, हम अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के आप जैसे नौकर के पास आए हैं। आप इतने बड़े नौकर भी नहीं हो, प्रधानमंत्री, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे नौकर हैं। हम आप जैसे नौकर के पास भी चल के आए, क्योंकि हमारा ही सिस्टम है, आप हमारे ही नौकर हो। और आप कैसे नालायक नौकर हो आपको ये पता ही नहीं। आप ये कह रहे हो अगली बार मैं आऊंगा और हम दोबारा आएंगे आपके पास। शर्म नहीं आती आपको? अगर आप इतनी बातें करना शुरू कर देंगे तो मसले का हल होगा, लेकिन उससे पहले इस जहन में डालें, वो है जो बुनियाद है। साहब ही साहब हो गए, एक MLA साहब हो गए, कॉर्पोरेटर साहब हो गए, दूसरे ये भी नहीं है कुछ दिन के लिए, मगर वो साहब नहीं है, हमारे नौकर हैं। नौकर हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय हमारे नौकर हैं। ये हमें जहन में घुसाना बहुत जरूरी है। जो ये वोटर लिस्ट में जो एक्सरसाइज चल रही है, 2002 वाली बात भी मैं भी बताऊंगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि आप, हमसे गलती हो गई, पहले तो एडीएम साहब और बाकी सारे साहबों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए हमसे बड़ी गलती हो गई, माफी दे दो, कान पकड़ते हैं, आगे से नहीं करेंगे, कि कुछ गड़बड़ हो गई है, उसमें हम आपकी मदद चाहते हैं। लेकिन हम आपको हर एक वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं, आप कह रही थी ना हमारी बहनें सफेदी के टाइम पे रख के भूल गई, कोई जरूरत नहीं उनको रखने की। हम लोग पैसे देते हैं, इनको पाल पाल के, खिला पिला के मोटा मोटा ताजा ताजा कर रहे हैं। साहब बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, मुझसे भी अच्छे। मैं तो इतने पैसे कमाता हूं, उनके पास कहां से आ रहे हैं? मुझसे अच्छे डिजाइनर कपड़े कैसे पहन सकता है कोई? ये नौकर पहन रहे हैं, वो हलाल के नहीं है, हराम के ही हैं पैसे। तो ये बातें हमें अपने जहन नशीन करनी पड़ेंगी। ये काम डॉक्यूमेंट्स रखने का, हर एक डॉक्यूमेंट सजा के बचा के, और आजकल तो डिजिटाइज हो गया है, रखने की जिम्मेदारी इन्हीं नौकरों की है। तो पहले तो माफी मांगनी चाहिए हमारे परम आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी को कि मैं तो बिल्कुल ना कर रहा हूं, जब भी तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा हूं। 8 बार तो पहले करा चुके हैं हमारे प्रेडिसेसर, वो हम सब गधे ही थे। यही है ना बात। जो 8 बार हो चुकी है बात, वो तो पुख्ता है ना, बहुत पुख्ता है। और 2002 से लेकर 2026 तक भी हर साल हर महीने ये होती है। जनवरी, अप्रैल, ये वोटर जो रिवीजन की बात मैं बता रहा हूं, हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 1 तारीख को, हर 4 महीने बाद इन्हें ये एक्सरसाइज तो करनी ही है। सॉरी 3 महीने बाद। ये तो हर मुसलसल हो रही है एक्सरसाइज, पिछले 24 साल से भी हो रही है।
2002 के बाद से भी। उस वक्त थोड़ा ज्यादा कमर कस के कर ली होगी जैसा ये बताते हैं, वैसे होता कुछ इंटेंसिव में होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हर साल हो रही है चीज, उसमें क्या 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 चीज, कोई क्या चीज एक्स्ट्रा कर लेंगे वो, सिवाय शरारत करने की, सिवाय मक्कारी करने के लिए जो आदेश उन्हें आरएसएस और बीजेपी ने दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस अगर किसी जगह का आज नहीं है वो इंसान, उसको ये देखा जाता है कि आज ये कहीं और तो नहीं चला गया, इस बात की रिवीजन होती है। सिटीजनशिप नहीं जा रही किसी की, मैं यहां नहीं तो वहां तो वोटर होंगे ही। मैं 2002 में मैं तो आनंद निकेतन में रहता था। अब मैं बताऊंगा, और ये फिर मैं अजहर शगुफा साहिबा की बात पे अब आ ही रहा हूं। टेक्निकल बातें तो मैंने ऑलमोस्ट बता दी आपको मोटा मोटी, और कोई सवाल पूछना चाहेगा तो मुझसे पूछ ले, मैं वो क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन मैं अपने अजहर शगुफा साहिबा के मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरा मुद्दा है जो मैं इतने साल से, दिल्ली 6 की बात लफ्जों में बताऊं तो अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूं जो पिछले 12-13 साल से, वो असली मुद्दा है। तो इस इतना भर इसका काम है कि मैं वहां नहीं, जैसे मेरा आनंद निकेतन में था 2002 में। अब मैं थोड़ी बताऊंगा उसे मेरा आनंद निकेतन में, ढूंढ के लाओ, तुम्हारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए 2002 में मैं कहां था, मेरा नाम तो वही, मेरे पिताजी का नाम वही। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई मेरी गलती है, नहीं आप मुझे बताओ शफी देलवी साहब, आप उस लिस्ट में लिखते हो नाम, आप वोटर लिस्ट में नाम लिखते हो या वो लिखते हैं चोर? आपकी क्या गलती है? आपने बताई, चलिए किसी को नहीं आता था समझ में, उसने बताई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना स्पेलिंग वेरीफाई करके लिखोगे, और खमियाजा कौन भुगतेगा? हम, पागल हैं हम। अगर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी खामी है, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं नौकरों की है। आप लिखते हो तो फिर आपकी गलती है, अगर आपने लिखा तो। ये खिला पिला के तगड़ा करके रख क्यों रहे हैं? अगर कोई ख्वातीन या कोई अनपढ़ आदमी या जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, कोई चीज गलत बता देता है तो उसको वेरीफाई करके ठीक करके तब तो उसमें चढ़ाओगे आप। ये सब चीजें हैं, उनकी गलती, खमियाजा हम भुगतेंगे, नहीं होगा। तो ये 2002 का चक्कर भी जो है ना, जो ये जो रिवीजन हो रही है, स्पेशल रिवीजन, ये इस पर्पज से हो सकती है, लेकिन इसकी नियत तो वो है ही नहीं ना। नियत वोट काटना है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत जी, आरएसएस और बीजेपी के कहने पे सिर्फ मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों से ज्यादा वोट कटे हैं दूसरे लोगों के, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बंगाल में। हमने तो असम में डिटेल में काम किया था, इसलिए मुझे एक एक चीज हुर्फ बहुर्फ अंदर और बाहर सबसे पता है। ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का होगा, महिलाओं का होगा सबसे ज्यादा नुकसान इसमें, किसी भी कम्युनिटी की महिलाएं। अब जो एक बात बहुत अहम थी, मैं भूल ना जाऊं, कास्ट सेंसस में रिलीजन और कास्ट लिखवाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपनी कास्ट पता भी है ज्यादातर लोगों को, इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जो बहुत अहम है। कास्ट पता तो होनी चाहिए, जब भी तो लिखवाओगे आप। शफी देलवी साहब, कास्ट पता होगी जब भी तो लिखवाओगे आप। एक पूरा शेड्यूल है, इस और इस नाम की कास्ट है ये। अब आपको शायद वो कास्ट जो शेड्यूल में लिखी हुई है वो ना पता हो, तो वो लोगों को समझाना जरूरी है कि आप इस कैटेगरी में फॉल होते हो, वो बहुत जरूरी है। खास तौर पे मुस्लिम्स में अभी जो ओबीसी जो कम्युनिटी से लोग हैं मुस्लिम समुदाय में, ये सबसे अहम बात है कि कास्ट सेंसस में ये जरूर लिखवाएं। इसमें अगर ये आपको बताना है, यही असली बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये भी हैं और हम ये लिखवाएंगे। मुस्लिम धर्म के आगे लिखवाने नहीं, जहां अदर्स लिखा हुआ है ना उसमें लिखवाना है और जबरदस्ती लिखवाना है और वीडियो बनानी है। मेरा तो वीडियो का ही काम है, आप सबको पता ही है। वीडियो के बगैर कोई सच्चाई नहीं है। फोटो भी खींचो, वीडियो भी बनाओ और रखो उसको संभाल के। बाकी हम लोग आ रहे हैं, हम लोग उसका प्रचार कर ही रहे हैं। एक ना एक दिन तो हमारी लोग, आप लोग सुनोगे ही ना, उस दिन बताएंगे इन सारे नौकरों को, हम एक साथ बताएंगे जिस दिन आप हम जैसे लोगों की थोड़ी थोड़ी बात सुनने लगो। घर में जाओ आप, हम इन नौकरों के कान पकड़ के जेलों में ठूसेंगे। हाँ, घरों में जाओ आप। हमारा टारगेट फिक्स है, नौकर हमारा टारगेट है, किसी की गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की भी गलती नहीं। ये जो नौकर हैं सरकारी अधिकारी बेईमान, उनकी गलती है। तुम कैसे अभी वहां अमेरिका में देख रहे हो, ईरान इराक वॉर में, वहां के चीफ ऑफ, जो सबसे बड़े जनरल है ना, चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ट्रंप की बात नहीं सुनी, ट्रंप साहब को कहा जी करो आप, ये इलीगल वॉर है, मैं नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। ये है ईमानदार नौकर का तरीका। एक कैंट साहब भी थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था अभी, वो भी उनके इंटेलिजेंस चीफ थे, तो उनमें ईमान का इतना जर्रा मौजूद था, इतनी बड़ी जगह पे होने के बाद इस्तीफा दे दिया। अमेरिका में, अमेरिका जैसी जगह में जहां एप्स्टीन टाइप के लोग कितने हावी हैं, 12 जनरल्स ने अमेरिका में इस्तीफा दिया इस ईरान इराक वॉर के बाद। ये इलीगल वॉर है, हम ट्रंप साहब के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस इज अ इलीगल वॉर। ये नौकरों को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम लोग आ रहे हैं।
और हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर तो बात करते हैं फिर छोड़ देते हैं ना बात में, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये अब मैं अपनी असली बात पे आ जाता हूं कि इसका हल क्या है। इसका हल जब ही होगा, लीडर्स और इस्लाम ने जो हमारा इमाम बनाने का तरीका, लीडरशिप का तरीका सिखाया है और तंजीमी निज़ाम बनाना जो सिखाया है, मस्जिदों के ज़रिए से, नमाज़ों के ज़रिए से, एक दूसरे से मशवरा करने के ज़रिए से, और उसके बाद इमाम बनाने के तरीके से, वो है। कोई ये ऐसा इंसान, अभी अगर मैं इस्लाम मज़हब की तरीके से ही बताऊं, जो ये तबलीग करे, पोस्टर लगाए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने 5 बार हिफ्ज़ किया है, मैं ये हूं और मैं 50 बार हज करके आया हूं और मेरा जो क़िरात है ज़बरदस्त है, इसके बैनर्स होर्डिंग्स लगवा के अपने आप को प्रोजेक्ट करे, और यही बात पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी जारी होती है। उसको एक वोट नहीं देना चाहिए, उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ये बुनियादी बातें मैं आपको बता रहा हूं। जो भी अपने आप को लीडर बताएगा वो लीडर नहीं है। क्यों पैसे खर्च करेगा? अभी हमारे बार काउंसिल के इलेक्शन हुए, करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए। भाई सेवा करने का इतना जज्बा आ रहा है, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बार काउंसिल में। इलेक्शंस में तो और भी ज्यादा खर्च होता है। इतना ज्यादा सेवा करना चाहता हूं मैं आपकी। 100 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च करूंगा, 50 करोड़ रुपए एमएलए बनने के लिए खर्च करूंगा, सेवा करने के लिए। वाह वाह। और हम सब लोग बेवकूफी है ना फिर। यह है बुनियादी तौर पे खराबी की चीज। अब अगर किसी को आपने जिता भी दिया, अब तो ठीक कर लो, अब तो ठीक कर लो, नौकरी तो है। यह जामा मस्जिद का इलाका है। अगर आपने, और मेरा यह मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी की बुनियाद पर उनको फलक्रम या लक्ष्य बना के आरएसएस और बीजेपी अपने सारे काम कर रही है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी सही संवैधानिक रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो यह देश सुधरेगा ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी हावी होती रहेगी। हमें अपना रिस्पॉन्स संवैधानिक और सही करना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी तभी खत्म हो सकती है, वरना नहीं होगी। और आरएसएस और बीजेपी को खत्म करने के लिए मेरे पास तो एक ही वजह है, दूसरी कोई नहीं है। ये सारे मुसलमानों को मार दें तब भी मेरे पास कोई वजह नहीं है। संविधान को, जो संविधान है हमारा, जिसकी बुनियाद पे हमारा देश बना है, ये उसको खत्म करके पूरे मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के इजराइल को फादरलैंड बोलने वाला इंसान देश का गद्दार है। इसलिए मैं इन लोगों के खिलाफ हूं, इसलिए मैं खिलाफ हूं, कोई मुसलमानों की वजह से नहीं हूं। मैं यहां जामा मस्जिद में बैठ के बोल रहा हूं। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास है। और मुस्लिम कम्युनिटी की जामा मस्जिद दिल्ली 6 की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो। यहां का मैसेज पूरी दिल्ली में नहीं, पूरी हिंदुस्तान तो मैं कहता नहीं हूं, भारत में जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग इतने हो ना, इतने ही काफी हो जितने इस कमरे में बैठे हैं, क्योंकि ये दिल्ली 6 को सुधारने के लिए ये नंबर काफी है। अगर आप ही लोग अगले 6 महीने तक थोड़ा हम जैसे गुलामों की भी बात सुन के काम करने लगो, तो ये SIR इंशाअल्लाह ताला मैं होने नहीं दूंगा दिल्ली में। मेरा ये प्लान है, क्योंकि ये SIR हम एस्टेब्लिश करेंगे। जो बंगाल में नहीं हुआ काम, जो यूपी में नहीं हुआ, जो बिहार में नहीं हुआ, हम करेंगे। ये आंखें मैंने कमजोर कर रखी हैं, सब पढ़ लिख के। उतना भरोसा मुझ पे करो, जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो टेक्निकली और लीगली मेरे पास A से लेके Z तक सब कुछ है, अलिफ से लेके ये तक।